हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग का बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। आज की वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि जो आपके जो स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और उसमें साथ ही क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह रहती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर देना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें कि वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों नीड होती है कि हम स्टॉक को वैल्यूएशन करें। तो जब आपका जो स्टॉक होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं तो वहां पर हम स्टॉक को नहीं दिखाते हैं या अलग से दिखाते हैं, या अगर वहां पर दिखाया है तो आगे हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इससे रिलेटेड चीजें रहती हैं जिस वजह से हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका एयर है उसके एंड में जो स्टॉक है वो बच जाता है। आपने जो अकाउंट्स बनाए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, दिखाया जाता है। तो जब हम वर्ष के अंत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लास्ट में एंड में बच जाता है जो स्टॉक हमारे पास, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और उसका मूल्यांकन जब हम करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, किस वैल्यू पे किया जाना है, कॉस्ट प्राइस पे किया जाना है, मार्केट प्राइस पर करा जा रहा है। साथ ही अगर उसके जो वर्ष की समाप्ति की डेट होती है उसके बाद अगर हम कर रहे हैं तो तलपट में और ट्रायल बैलेंस में उसे हम नहीं दिखाते, उसकी एंट्री नहीं करी होती है, तो वहां पर किया जाता है एडजस्टमेंट की एंट्री। और इसके लिए क्या होता है कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसकी एक एंट्री की जाती है क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि जो भी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा व्यापारिक खाता जो हम बनाते हैं उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो इसी जो आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसमें, वहाँ हम डिटेल में समझेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसको। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए, सही ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें इस एडजस्टमेंट को करने की आवश्यकता होती है। जो आपकी मेनली जो स्टॉक की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसी की एडजस्टमेंट की एंट्रीज की आवश्यकता ज्यादा रहती है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हमें नहीं दिखाया है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जब ट्रायल बैलेंस में भी आपके क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया गया हो तो वहां पर किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अगर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन हमने जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने से, उसके समाप्त होने से पहले कर दिया है, तो वहां पर उस राशि को जो भी हमारी परचेस की अमाउंट होता है, क्रय की राशि होती है, उसमें से घटाया जा चुका होगा। इस वजह से जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं हम, तो जो हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें जो हमारा एक एसेट्स दिखाई जाती है एसेट साइड में, तो वहां पर आप अपने करंट एसेट में स्टॉक को भी दिखाते हैं। जो हमारा रहतिया होता है संपत्ति का, जो हमारा रहतिया होता है करंट एसेट होती है, चालू संपत्ति होती है, तो वहां पर हम इसको दिखाते हैं और आपकी एसेट साइड में उसकी वैल्यूएशन लिखी जाती है। उसके लिए हम एसेट अकाउंट अलग से बनाते हैं और जो हमारा जो बैलेंस की फिगर आता है, शेष आता है, उसी को हम अपने आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं उसका जो बैलेंस आता है उसी से हमारी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोला जाता है। कभी आपने शायद ध्यान ना दिया उस बात पर। आर्थिक चिट्ठा जो बनाया जाता है, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, हम जो सारे अकाउंट्स अपने बनाए होते हैं उसी के बैलेंस से बनाई जाती है। तब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या जो हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, क्या एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समायोजन में अंतिम स्टॉक को इसमें दिखाया गया है। द क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ पर दिखाया जाता है। व्यापारिक खाते में, लाभानी खाते में, तुलन पत्र जो तलपट होता है या फिर इसको परीक्षा सूची भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वहां पर, या फिर ए और सी दोनों में, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और बैलेंस शीट है दोनों में दिखाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि तलपट में दिखाया है नहीं दिखाया है कुछ भी, तो हम नॉर्मल उसको मान के चलेंगे। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें भी दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट cost price, market price, cost price or market price whichever is higher, cost price or market price whichever is lower। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम रहतिया होता है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो किस मूल्य पर किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो प्राइस होते हैं तो बहुत तरह के रहते हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एवरेज प्राइस होता है, तो कई तरह के प्राइसेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की जो बात आती है, तो जो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आमतौर पर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स में। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होती है उस पर दिखाया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 है, अंतिम स्टॉक 6,000 है, वर्ष के दौरान कुल क्रय 30,000 है। ये देखते हुए कि प्रारंभिक स्टॉक में अनजाने में 1500 के डाक टिकट शामिल हैं, बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक inadvertently includes postage stamps of rupees 1500, find the cost of goods sold। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी करके आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है साथ में कि जो प्रारंभिक स्टॉक आपका 15,000 था, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग जो स्टॉक था वो 6,000 का था। आपने जो परचेज किया वो 30,000 का किया है, लेकिन जो प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपकी गलती से अनजाने में 1,500 रुपए के डाक टिकट जो थे वो शामिल कर लिए गए हैं। तो उसका एडजस्टमेंट करके आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको पता ही होगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है या जो हम बनाते हैं, तो मेनली क्या क्या किया जाता है, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग को घटा दिया जाता है। हमें मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल आती है कि कितना हमने मटेरियल यूज किया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट शीट से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 1,500 रुपए के जो डाक टिकट है वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो निकालने के लिए कैसे निकलेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस है उसको ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 45,000 का, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो साथ में हमारे डाक टिकट की यानी कि पोस्टल स्टैम्प्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों को लेस कर देंगे। कितना लेस होगा हमारा अमाउंट, लेस हो जाएगा 7,500। 45,000 में से 7,500 लेस होगा तो कितना आ जाएगा 37,500, 37,500। 37,500 क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माल लागत पर 25% लाभ पर 2,000 रुपए में बेचा जाता है तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1,600, 1,500, 1,000, 1,800। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से दे रखे होते हैं, या तो आपका सेल पर प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको कॉस्ट बता दी जाती है, या तो फिर आपका कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा होता है और सेल बता दी जाती है, और आपको या तो प्रॉफिट निकालने को पूछता है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को पूछता है। यहाँ पर आपको क्या किया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है और सेलिंग प्राइस बता दिया गया है कि 2,000 का था। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो 100 है, क्योंकि प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही तो सेल निकल के आती है। कॉस्ट हमने 100 मान ली, 25 रुपए या 25% हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 125 रुपए क्या हो जाएगी सेल हो जाएगी। तो जो 2,000 अमाउंट दे रखा है वो 125% ही तो हुआ। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपकी 2,000 जो 2,000 है अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे। अब जो निकल के कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लीजिएगा इससे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,600 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस तरह के इसलिए इंक्लूड किया है मैंने कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली
रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन चक्र के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज बतानी है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो अगर हमें अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि एंट्रीज जो होगी वो कहाँ पर की जाएंगी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेजर, फिर जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले ये चलिए कि सीक्वेंस में क्या बनता है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि वो आपका फाइनेंशियल है या नहीं है, मौद्रिक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है तो अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल। तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले लेजर बना दिया है, लेजर बनता नहीं है, पहले जर्नल बनता है। उसके बाद बनता है फिर लेजर, तो बी और सी साथ में रहेंगे। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, फिर आता है एडजस्टमेंट एंट्री। पहले आप तलपट बनाते हैं, फिर तलपट में जो अब जो नहीं किए होते हैं उसको किया जाता है। उसके बाद हम फाइनेंस जो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको तैयार करते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपार्जित व्यय है, अक्रूड एक्सपेंसेस आर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं वहाँ पर आउटस्टैंडिंग और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। उसी वजह से एक हो जाता है अक्रूड एक्सपेंस भी होते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस आपने कर तो दिए होते हैं लेकिन कैश में आपने चुकाए नहीं होते हैं, पेमेंट नहीं किया होता है, जो आपने अंतिम खाते बनाए हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तब तक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह एक आपकी अर्न इनकम भी होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सैटरडे क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो क्वेश्चन जो पूछा करें उसके आंसर दिया करिए, इससे आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। तो उपार्जित व्यय जो होते हैं वो एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक तरह का दायित्व होते हैं। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और अगर उपार्जित आय के बारे में पूछा जाएगा तो उपार्जित आय जो होती है वो हो जाती है एक तरह की एसेट, तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं और अक्रूड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं हम लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेखांकन अवधि के अंत में अनर्जित किराया खाते में शेष राशि दर्शाती है। The balance in an unearned rent account at the end of an accounting period represents an asset, a liability, an expense, a contingent liability। ये सारी चीजें जो होती हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में या फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और उन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट तक पहुंचा जा सके। प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है, उस तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखांकन अवधि के अंत में जो आपका अनअर्जित किराया है उसमें अगर कुछ बैलेंस दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है एक तरह का आपका लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने पर होने वाली कमी को कहा जाता है। द लॉस दैट अकर्स व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज पुट इनटू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लॉस, रिप्लेसमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, जो ह्रास होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। किस मेथड से लगाया जा रहा है, चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया है, किस वैल्यू पर किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर नहीं दिखाया गया होता है तो लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्रीज में वहां पर उसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज में यहाँ पर डिप्रिसिएशन का भी ध्यान दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे किसी एसेट को हम यूज करते हैं उसमें जो कमी आती है प्रयोग करने पर, गिरावट हो जाने पर जो कमी उसमें आती है वो क्या कहलाती है, वो ह्रास हो जाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार। तो कौन से ऐसे एसेट है जिस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि किस एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ह्रास की राशि को संपत्ति खाते में किस पक्ष में दिखाया जाता है। ऑन विच साइड ऑफ द एसेट अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन शोन, डेबिट, क्रेडिट, नॉट शोन, नन ऑफ दीज।
यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है और एसेट अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है उसमें जो एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसके किस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, एसेट अकाउंट पूछा है, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं क्योंकि एसेट अकाउंट से जो बाकी निकल के आती है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसे ही हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं एसेट साइड में। तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम किस साइड में दिखाएंगे, उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। जो हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर कहाँ दिखाएंगे, वहां पर हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था संपत्ति खाता कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको जो एंट्री की जाती है इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो वो हो जाती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिरास की राशि तलपट में न दिखाई गई हो तो उसका लेखा किया जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी अकाउंटेड फॉर डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अगर जो डिप्रिसिएशन है उसको आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं है, अगर नहीं दिखाया है तो हमें उसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए उसका जो हम लेखा करेंगे उसको हम दिखाएंगे, वो कहाँ पर दिखाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके हम डेबिट साइड में उसको लेकर जाते हैं, और जो हम एसेट और जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट होगी, जो जिसके भी संबंध में हमारी आई है, फर्नीचर के संबंध में आई हो, चाहे बिल्डिंग के संबंध में डिप्रिसिएशन रहा हो, उसमें से हम लेस करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, उस एसेट में से घटा करके। और आपके ऑप्शन में जो दे रखा था वो दे रखा है आपके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, तो ये आंसर आपका गलत होगा। करेक्ट होगा आपका जो ए पॉइंट दे रखा है लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी प्रयोग के लिए माल निकालना कहलाता है। रिमूविंग गुड फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग, डोनेशन, परचेज, सेल। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि अगर अपने यूज के लिए कोई भी माल को, कोई भी गुड्स को किसी भी व्यवसाय में से जो व्यवसायी है, जो ओनर है, वो निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ड्राइंग या फिर आहरण जिसे कहा जाता है। तो उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है जो हम बना रहे होते हैं अकाउंट उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, उसे कहेंगे हम, ना तो दान होगा, ना क्रय, ना तो विक्रय, क्या हो जाएगा, वो आहरण हो जाएगा, ड्राइंग होगा। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड जो एंट्री की जाती है वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अक्सर एंट्री भी पूछी जाती है कि आहरण किए गए माल का लेखा जो किया जाता है उसमें कौन सा साइड या किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो वहां पर हम परचेजेस जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री होती है ड्राई अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रखा करिए, पॉइंट नोट करते रहा करिए। क्वेश्चन तो आपका कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां पर हमें ज्यादातर क्वेश्चन को कवर करना है, जैसे कि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो उसका आंसर हमको पता हो। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।